Yes, very good morning once again. Very good morning. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का क्या चल रहा है? रिवीजन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के पहले हुआ करता था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। पहले सबसे पहले था 1947 में, फिर था 1973 में। 47 में जब था तो जवाहरलाल नेहरू थे, 1973 में दोबारा आया तो इंदिरा गांधी थी, और जब फेमा 1999 आया तब हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। 1999 फेरा से जगह फेमा करके 1999 के पीछे एक बहुत बड़ा रिफॉर्मेटिव पॉलिसी का कारण है जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। एवरीबॉडी, जो लिबरलाइज का मतलब बोल रही थी भाई थोड़ी सी छूट करो, आने दो, फॉरेन के लोगों को इन्वेस्ट करने दो। ग्लोबलाइज का मतलब था आप पूरे विश्व में व्यापार करो, और प्राइवेटाइज का मतलब था सब कुछ बोले सरकार ही बना ले तो मुमकिन नहीं है, थोड़ा सा क्या करो, प्राइवेटाइज। तो ये क्यों कारण बना कि अपने को फेरा से क्या करना पड़ा, फेमा? कारण बड़ा सिंपल है कि जब फेरा हुआ करता था तो हमारे पास ट्रेजरी में फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा क्या था, लो था। फॉरेन एक्सचेंज लो का मतलब ये है, भारत जब पहली बार आजाद हुआ तो हमारे पास कुछ बचे कुचे फॉरेन रिजर्व थे, और हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे। किस पे डिपेंडेंट थे? इंपोर्ट पे। खाने पीने की भी चीज हम इंपोर्ट करते थे और पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो इंपोर्ट करते ही थे, और जब उनको इंपोर्ट करते थे तो हमको पे करना पड़ता था डॉलर पे। और डॉलर हम यहाँ पे बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डॉलर एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी है। अगर आपके पास कोई और भी करेंसी है तो उसको भी आप इक्वल टू डॉलर कन्वर्ट करके बोल सकते हो, बरोबर है क्या? तो क्योंकि हमारे पास क्या था, बहुत ज्यादा रिजर्व कम था फॉरेन एक्सचेंज, और हम इंपोर्ट में बहुत ज्यादा क्या थे, डिपेंडेंट थे, तो जितना बचा कुचा हमारे पास रिजर्व था हम उसको क्या करना चाहते थे, कंजर्व करना चाहते थे, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे, और किसी को भी नहीं देते थे। बरोबर है क्या? आपके पास गलती से अगर फॉरेन एक्सचेंज पाया जाता था उसको कॉन्ट्रावेंशन बोला जाता था, और पॉसिबल सिचुएशन में आपको सिर्फ इतनी सी बात के लिए इंप्रिजनमेंट भी हो सकती थी। इसीलिए इसको क्या बोला जाता था, बहुत ज्यादा रिजिड लॉ, और बहुत ज्यादा क्या बोला जाता था, खून चूसने वाला ड्रैकोनियन एक्ट। बरोबर है क्या? जब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन वाले रिफॉर्म्स लाए थे, जब 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 मनमोहन सिंह क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो बोले आप बोल रहे हो एक जगह लिबरलाइज करने के लिए, यानी कि छूट देने के लिए, बट अपना फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो है वो छूट देने का काम नहीं कर रहा है, वो तो मना कर रहा है। बोले तुम्हारे को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ करने नहीं देंगे, अगर करना है तो तुम्हारा मैक्सिमम 49% रहेगा, 39% रहेगा, रोक टोक लगा रहा है। तो लिबरलाइज करना है, अगर इस पॉलिसी को अगर एग्जीक्यूट करना है तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंदर बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि वो लिबरलाइज होने दे नहीं रहा है। दूसरी जगह आपने बोला ग्लोबलाइज करना है। ग्लोबलाइज का मतलब क्या होता है कि आप एक्सटर्नल ट्रेड बढ़ाओ, एक्सपोर्ट भी करो, इंपोर्ट भी करो, और सबको आने दो एक्सेप्ट सम कंट्रीज। अब पाकिस्तान से तुम थोड़ी इंपोर्ट करोगे ना, तो आपको एक्सटर्नल ट्रेड को प्रमोट करना है सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, तब तो जाके ग्लोबलाइज होगा। आप खुद ना तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हो, ना खुद इंपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हो, तो फिर कहां से ग्लोबलाइज होगा? तो बिकॉज ऑफ दैट लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसके एग्जीक्यूशन में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट एक हर्डल क्रिएट कर रहा था, बोले इस पे बदलाव करना पड़ेगा। अब हम रेगुलेट नहीं कर सकते, अब हम कस नहीं सकते चीजों को कि हम तुमको डॉलर देंगे ही नहीं क्योंकि हमारे पास ही कम है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मैनेज कुछ इस प्रकार करो कि इस एक्ट के अंदर छूट डालो। किसी को अगर इंडिया से एक्सपोर्ट करना है उसको भी बढ़ावा दो, अगर किसी को इंपोर्ट करना है उसको भी बढ़ावा दो। कोशिश यही करेंगे कि एक्सपोर्ट ज्यादा करें और इंपोर्ट कम करें। बाय डिफॉल्ट हमारे पास डॉलर अपने आप मैनेज होके अच्छा हो जाएगा, जो आज के दिन हो गया। आज भारत हमारी सुपर इकोनॉमिक कंट्री कहलाती है, बरोबर है क्या? इसीलिए हमको रेगुलेट नहीं करना है, हमको क्या करना है, मैनेज। एवरीबॉडी, इसकी वजह से फेरा में बदलाव करके उसको क्या किया गया, मतलब फेरा तो चला ही गया पूरा, हमने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 लाया, जो कि कमेंस हुआ 1 जून सन 2000 से। पक्की बात है। तो यहां पे
हम जब इसको इंट्रोड्यूस किए थे तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज क्या था, लो था। जब हम यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किए तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास क्या था, सफिशिएंट। तो फेमा आया था। इसका पर्पस क्या है, मैनेज करना है। ये थोड़ा सा लिबरल लॉ है, इस अलग खून चूसता था। यहाँ पे अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते थे इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, इम्प्रिजनमेंट होती थी। यहाँ पे अगर आप कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो सिविल ऑफेंस माना जाता है, क्या लगता है, फाइन। क्योंकि यहाँ पे सीधा इम्प्रिजनमेंट नहीं थी तो यहाँ पे कंपाउंडिंग पॉसिबल, यानी कि आप फाइन पे करो और छूट जाओ, ऐसा वाला कोई हिसाब नहीं है। बट यहाँ पे कंपाउंडिंग क्या है राजा, पॉसिबल है। पक्की बात है क्या। तो एक प्रकार से आप देखोगे तो फेमा ने बहुत सारे रास्ते खोले, फेमा ने लोगों को छूट दी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, और फेमा ने जो क्रिमिनल नेचर का ऑफेंस माना जाता था, यानी कि पेरा जो था वो एक क्रिमिनल एक्ट साउंड करता था, ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है, ये कौन सा एक्ट है, सिविल एक्ट है। पक्की बात है कि दोस्तों। आइए जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का पर्पस क्या है, ये इसके प्रियम्बल पे लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको हिस्ट्री बता दी कि कारण क्या था, तो इसका काम यही है, एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट को प्रमोट करना, फैसिलिटेट करना, यानी कि किसको फैसिलिटेट कर रहा है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को, ताकि इसकी वजह से भारत के अंदर फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट अच्छा खासा क्या हो जाए, डेवलप। मैंने इसे फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट डेवलप हो जाए मतलब ट्रेजरी के अंदर, भारत के खजाने के अंदर भर भर के क्या आ जाए, डॉलर, ताकि हमको किसी का मोहताज होना ना पड़े। पक्की बात है क्या। चलिए बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको क्लियर है, ऐसा मैं मान के चलूं, ठीक है। जीवन में आगे बढ़ते हैं सीधा। सबसे पहले इसकी अपन क्या पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेबिलिटी। अच्छा एक चीज और पढ़ाने वाला हूं, जैसे हमने फेमा को पढ़ा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, एक्सटर्नल ट्रेड कर रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी क्या करेगा, अलाउ। उसकी वजह से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट डेवलप होगा, का मतलब फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा आएगा। सरल शब्दों में इसको बोलूं तो फेमा कहता है हमारे पास डॉलर की इनकमिंग फुल्ली अलाउड है, लेकिन आउटगोइंग में हम थोड़ी थोड़ी क्या लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शन। वो भी वर्ड क्या लिखा है राजा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि भाई जब हम कुछ इंपोर्ट करेंगे तो ही डॉलर जाएगा बेसिकली, अरे हाँ कि ना। जब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट। अब तुम पाकिस्तान से इंपोर्ट करोगे, हम जाने देंगे क्या, नहीं। तो रीजनेबल का मतलब जहां जहां लगाना रिस्ट्रिक्शन उचित है। एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन अगर एब्सोल्यूट रहेगा तो तुम किधर से फिर प्रमोट कर रहे हो। तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है कि जब बाहर जा रहा है ना डॉलर, तो हम कुछ ना कुछ क्या लगा रहे हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब बात को समझना, यहाँ पे क्या लिखा है, मैनेज। क्या लिखा है, हम क्या मैनेज करना चाह रहे हैं राजा, डॉलर मैनेज करना चाह रहे हैं। क्या मैनेज करना चाह रहे हैं, यानी कि हमारे पास जो आरबीआई की जो ट्रेजरी है वहां पे क्या होना चाहिए, डॉलर। तो हम यही चाहेंगे कि हम भारत से ज्यादा क्या करें, एक्सपोर्ट, ताकि हमारे पास क्या है, डॉलर। और कोशिश ये करेंगे कि कम से कम ज्यादा क्या करें, इंपोर्ट। इसका एक वन ऑफ द रीजन आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है ईवी को और सीएनजी से चलने वाली गाड़ी को, या तो बैटरी से या तो किससे, गैस से। क्यों, ताकि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कम डिपेंडेंट हो। आज आपको सब्सिडी भी मिल रही है ईवी के लिए और सीएनजी गाड़ी के लिए बराबर। द रीजन भी कि हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, हमको वो इंपोर्ट करना ही नहीं, ताकि हम अपना डॉलर दें। जितना ज्यादा डॉलर इंडिया में रहेगा, भारत की रूपी उतनी क्या रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, बरोबर है। तो बोले अब कैसे मैनेज करेंगे इसको, कैसे, क्योंकि आपने लिखा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999। तो बोले जो प्रबंध वाली बात है ना, क्या है प्रबंध, ये मैनेज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास से ही आपको डॉलर मिलेगा और जिसको जाके आपको डॉलर छोड़ना है। पेमा 1999 ये कहता है कि आप अप टू $2000 तक अपने पास फॉरेन करेंसी रख सकते हो। यानी कि अगर आपने एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट करके आपके पास $10,000 आए, तो आपको ये $10,000 में से सिर्फ $2,000 रखने की अनुमति है। आपको $8,000 किसको देना पड़ेगा, ऑथराइज्ड पर्सन को, जिसके बदले वो आपको क्या देगा, रुपी। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई हमको मैनेज क्यों करना है, क्योंकि हम नजर रखना चाह रहे हैं कि डॉलर कहां आ रहा है और कहां जा रहा है। तो एक नियम बना दिया कि भैया ऑथराइज्ड पर्सन ही है
जिससे आपको कोई भी जरूरत है, अगर मान लो आप क्या करना चाह रहे हो, इंपोर्ट, इंपोर्ट के लिए आपको किस में पेमेंट करना पड़ेगा, डॉलर में, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति मान लो दुबई से आपको कोई माल भेज रहा है, वो क्या रुपये एक्सेप्ट करेगा, नहीं। यूके से आपको कोई माल भेज रहा है, वो क्या रुपये एक्सेप्ट करेगा, नहीं। यूएसए से कोई माल भेज रहा है, रुपये एक्सेप्ट करेगा, नहीं। थाईलैंड से माल भेज रहा है, रुपये एक्सेप्ट करेगा, नहीं। बरोबर है क्या? तो ऐसा कह रहा है कि भैया जब जब आप क्या करोगे, इंपोर्ट, जब जब आप क्या करोगे राजा, इंपोर्ट करोगे, जब जब आप इंपोर्ट करोगे आपको क्या लगेगा, डॉलर। तो आप जाना ऑथराइज पर्सन के पास, ऑथराइज पर्सन को आप उतने रुपये देना, उतने डॉलर लेना जितना आपको इंपोर्ट के लिए क्या है, जरूरी है। एवरीबॉडी क्लियर है यहां तक? तो इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे पापा पूरा पैसा कमा कर लाते हैं और किसके हाथ में दे देते हैं, मम्मी के हाथ में, कि भाई ये लो 2 लाख रुपए की मेरी सैलरी है, अब मैं तुमसे हिसाब किताब लूंगा। बरोबर है क्या? अब मम्मी ने 5,000 रुपए की स्कूल की फीस भर दी, छोटे वाले भाई की, लाख रुपए आपके कॉलेज की फीस भर दी, लाख रुपए किसी स्पोर्ट्स इवेंट में जाना था बड़ी वाली बेटी के, वहां चले गया, ऐसे करके 2,05,000 रुपए खर्चा हो गए, घर के खर्चे में लाके 45,000 रुपए, ऐसे करके कितना होगा, 1,50,000 रुपए खर्चा हो गया। बराबर। अंत में डैडी पूछ रहे कहाँ कहाँ लगा, तो मम्मी बताई यहाँ यहाँ दी। बरोबर है क्या? इसी प्रकार से आरबीआई ऑथराइज पर्सन से पूछती है, किसको कितने डॉलर दिए, किस लिए दिए, किसने आपको डॉलर दिए, क्योंकि अगर मैं एक्सपोर्ट किया हूं, मेरे पास क्या है, डॉलर, मेरे को डॉलर रखना अलाउड नहीं है 2,000 के ऊपर, मैं जाऊंगा ऑथराइज पर्सन को दे दूंगा और ऑथराइज पर्सन उसके बदले क्या दे देगा, रुपीस। तो क्या आया और क्या गया, ये पूरा हिसाब किताब किसके पास है राजा, ऑथराइज पर्सन के पास। पक्की बात है क्या? ताकि हमारा मैनेजमेंट क्या रहे, बराबर। और अगर आप ऑथराइज्ड पर्सन के अलावा किसी और से फॉरेन एक्सचेंज का खरीदी बिक्री कर रहे हो, इसको क्या बोला जाता है, हवाला ट्रांजैक्शन। दैट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। पक्की बात है क्या? जैसे कि आपको अगर याद हो, सेक्शन नंबर 3 है, कौन सा सेक्शन नंबर, जो बात करता है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, जिसमें लिखा है कि कोई भी व्यक्ति फॉरेन एक्सचेंज को ना तो बेचेगा ना तो खरीदेगा अदर देन ऑथराइज पर्सन। ऑथराइज पर्सन को छोड़ के फॉरेन एक्सचेंज की खरीदी बिक्री किसी से भी करना नहीं है। अगर आपने किया, दैट्स एन ऑफेंस। पक्की बात है क्या? तो ऐसे ऑफेंस के लिए पनिशमेंट तो लगानी पड़ेगी ना, नहीं तो कोई मानेगा ही नहीं। बरोबर है क्या? तो ऑथराइज पर्सन एक अपना क्या है, केंद्र बिंदु है। क्या है? केंद्र बिंदु। और ऑथराइज पर्सन कितने लोग हैं राजा, 3। एक है ऑथराइज डीलर, दूसरा है मनी चेंजर और तीसरा है ऑफशोर यूनिट्स। ऑथराइज डीलर का मतलब बैंक्स, मनी चेंजर का मतलब बैंक के अलावा जितने आपको फॉरेन एक्सचेंज काउंटर सिटी के अंदर दिखते हैं, 5 स्टार होटल में दिखते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दिखते हैं, वो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये कि बैंक आपको बहुत सारे डॉलर एक्सचेंज करके दे सकता है, मिलियंस में, बिलियंस में भी, लेकिन मनी चेंजर की एक औकात होती, लिमिट होती कि इतने ज्यादा, इससे ऊपर आप फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। और ऑफशोर यूनिट कहां रहता है, अपना सेस के अंदर। पक्की बात है? तो आपको एक्सपोर्ट करना है, जो डॉलर आए तो ऑथराइज पर्सन को देना है। आपको अगर इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट के लिए डॉलर लेना है तो उतने रुपये ऑथराइज पर्सन को देना, और ऑथराइज पर्सन उसके बदले आपको क्या देगा, डॉलर, जिससे आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट। क्लियर है? तो मैनेजमेंट का मेन स्रोत जो है, मेन सोर्स जो है मैनेजमेंट का, वो है कौन, ऑथराइज पर्सन। सर जैसे कि हमको ये पता चल गया कि इसकी लेजिस्लेटिव बॉडी तो पार्लियामेंट ही है, इसको एग्जीक्यूट कौन करता है सर, तो एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे बड़ा जो इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी वो है आरबीआई। आरबीआई के अंदर आपको मिलेगा ईडी। कौन मिलेगा, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ये इसकी रेगुलेटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। बराबर है क्या? और फिर ईडी के अंदर ये सारे ऑथराइज पर्सन है, ये लोग भी तो क्या कर रहे हैं, इस एक्ट का पालन ही ना करवा रहे हैं। बरोबर है क्या? चलिए, तो ये हो गया सर एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी में आरबीआई भी आ जाएगी और कौन आ जाएगा, ईडी आ जाएगा। पक्की बात है क्या? चलिए जीवन में आगे बढ़ते हैं और यहां से हमारा शुरू होता है क्या, फेमा 1999 की बात है। फेमा 1999 अपने को कहता है, फेमा 1999 हमको कहता है कि सब सेक्शन नंबर 1 में इसका टाइटल क्या है, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, अंग्रेजी में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पक्की बात है? एक्सटेंट होता है ये टू द होल ऑफ इंडिया,
यानी कि भारत और भारत का नॉटिकल माइल्स, यानी कि वहां अगर फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो अपना फेमा 1999 वहां पे एप्लीकेबल है। इसका तीसरे वाले सबसेक्शन में एप्लीकेबिलिटी और चौथे वाले सबसेक्शन में क्या है, कमेंसमेंट। आमतौर पे क्या होता है, चौथे में एप्लीकेबिलिटी होती है और तीसरे में कमेंसमेंट, बट इसकी एप्लीकेबिलिटी किधर है, तीसरे पे। पक्की बात है, और गजब एप्लीकेबिलिटी पता है। कमेंसमेंट तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि 1 जून सन 2000 को आया है एवरीबॉडी। एप्लीकेबिलिटी की अगर बात करें तो एप्लीकेबिलिटी मीन्स से नहीं शुरू होता है, इट अप्लाइज टू दिस और दैट करके। इंक्लूसिव एप्लीकेबिलिटी कैसे है, इंक्लूसिव क्या लिखता है, इट ऑल्सो अप्लाइज टू, इट ऑल्सो अप्लाई टू दिस, इट ऑल्सो अप्लाई टू दैट। शुरुआत करता है इट ऑल्सो अप्लाइज टू ब्रांच ऑफिस एजेंसी, ब्रांच ऑफिस एजेंसी आउटसाइड इंडिया, लेकिन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। कहता है ये उसके ऊपर भी लगेगा, जो ब्रांच है, जो ऑफिस, जो एजेंसी जो इंडिया के बाहर है लेकिन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेसिडेंट इन, उसमें भी लगेगा बोल रहा है, उसमें। तो बोले उस पे भी लगेगा तो और किस पे लग रहा है, तो बोले पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया पे तो लग ही रहा है, और उस पे भी बोल रहा है, उसमें भी बोल रहा है, तो PRI पे भी लग रहा है, PROI पे भी लग रहा है, बरोबर है। मोटा मोटा अगर एप्लीकेबिलिटी देखोगे तो कह रहा है चाहे PRI हो, चाहे PROI हो, चाहे वो ब्रांच, वो ऑफिस और वो एजेंसी हो जो भले इंडिया के बाहर हो, लेकिन उसको ओन कंट्रोल करने वाला कौन है, PRI। एवरीबॉडी, यूके के अंदर एक रजिस्टर्ड ऑफिस है, मेरी सब्सिडरी अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड की क्या है, सब्सिडरी। ओन्ड और कंट्रोल कौन कर रहा है, अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। वो भी क्या हो गई है, एप्लीकेबिलिटी के दायरे पे आ गई है, किसी को छोड़ा, सब इंक्लूड है। क्या है, तो सर मोटा मोटा ना हमको तीसरे वाले सब सेक्शन से 3 बातें निकल के आई है कि पहला तो पर्सन पे लगता है, पर्सन जो रेसिडेंट इन क्या है, इंडिया। तो पहले तो पर्सन कौन है ये समझना पड़ेगा, और रेसिडेंट इन इंडिया है कौन है वो समझना पड़ेगा। दूसरा समझना पड़ेगा कि जो PRI नहीं है वो PROI है। अच्छा, पर्सन के अंदर सब आता है, कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, LLP, सब। तो ऐसी LLP जो इंडिया के बाहर भी है लेकिन ओन्ड और कंट्रोल PRI कर रहा है, उसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल, यानी कि भयंकर इंपॉर्टेंट सेक्शन जो रहेगा वो रहेगा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर V, जो बात करता है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। और पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा पर्सन को। अरे हाँ, तो भयंकर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कौन सी है, 2U और 2V। और 2W में कोई दम ही नहीं है, क्योंकि 2W ये बोलता है कि जो PRI नहीं है वो PROI है। एवरीबॉडी आओ ध्यान से समझ के लेते हैं इसको फटाफट। तो सबसे पहले बेटा 2U के अंदर क्या है, पर्सन। PRI 2V के अंदर है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया किधर है, 2W में। एवरीबॉडी क्या तुम मेरे साथ हो। तो राजा सबसे पहले अपन पर्सन की डेफिनेशन को समझ के लेते हैं। पर्सन की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज नंबर U पे। कहता है पर्सन मींस इंडिविजुअल हो, HUF हो, कंपनी हो, फर्म हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे ना हो चलेगा। एवरीबॉडी, एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अंडर अबव क्लॉज, यानी कि अगर वो पर्सन नहीं है, सॉरी इंडिविजुअल नहीं है, कंपनी नहीं है, फर्म नहीं है और HUF नहीं है, बराबर, तो बोले फिर एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन तो क्या है, बोले LLP है। अरे हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो बोले ऐसी कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो इंडिविजुअल नहीं है, जो कंपनी नहीं है, जो फर्म नहीं है, जो पार्टनरशिप फर्म नहीं है, जो HUF नहीं है, वो क्या है, पर्सन। क्या है वो, यानी कि LLP और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आ गए। एवरीबॉडी, एक इंपॉर्टेंट बात, पूरे पर्सन की डेफिनेशन तो इनकम टैक्स वाली है। इनकम टैक्स में जो डेफिनेशन है वही तो डेफिनेशन है इधर भी। एक ही चेंज है यहाँ पे डेफिनेशन में, जो लास्ट में बोलता है कि बोले यहाँ पे पर्सन की डेफिनेशन में वो ऑफिस, वो ब्रांच और वो एजेंसी भी इंक्लूड होगी
जो कि ओन्ड और कंट्रोल्ड है बाय सच पर्सन। सच पर्सन यानी कि वो इंडिविजुअल, वो फर्म, वो कंपनी, वो HUF, वो LLP, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी। अरे हाँ, तो फर्क ये है कि आमतौर पर जो बाकी एक्ट है, जैसे कंपनीज एक्ट है, तो कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसकी जो ब्रांच ऑफिस है, पहली ब्रांच, दूसरी ब्रांच, इन सबको मिला के क्या बोला जाता है राजा? सिंगल पर्सन। लेकिन फेमा के अंदर बेटा जो पर्सन है, अरे हाँ, कंपनी तो पर्सन है, कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस एक पर्सन, उसका पहला ब्रांच ऑफिस दूसरा पर्सन, उसका दूसरा ब्रांच ऑफिस दूसरा, यानी कि सारे के सारे क्या है? सेपरेट पर्सन। यानी कि ब्रांच को, ऑफिस को, एजेंसी को फेमा के अंदर एक इंडिविजुअल सेपरेट पर्सन माना जा रहा है। एवरीबॉडी, जीवन में आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ के लेते हैं, 2V में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कौन सा है? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। एवरीबॉडी, पर्सन रेसिडेंट इन, कहता है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब मींस अ पर्सन हु इज रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 days इन द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी कि ऐसा पर्सन, पर्सन मतलब वही इंडिविजुअल, क्योंकि फर्म, बॉडी, कॉर्पोरेट, कंपनी, ब्रांच, ऑफिस, ये सब तो भैया लोकेट हो ही नहीं सकते ना इधर उधर, ये तो एक बार जहां बने वहीं के हो गए। यानी कि सर, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के अंदर 4 क्लॉज है। पहला वाला क्लॉज इंडिविजुअल के लिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसके लिए? बॉडी, कॉर्पोरेट के। पहला वाला किसके लिए है? इंडिविजुअल। यानी कि ऐसा पर्सन जो कि इंडिया में क्या कर रहा है? रिसाइड मोर देन 182 days इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बरोबर है क्या? ये इसकी प्राइमरी कंडीशन है। क्या ये इसकी प्राइमरी? प्राइमरी कंडीशन का मतलब अगर 183 डेज और मोर, मोर देन 182 का मतलब क्या हो गया? 183 डेज और 183 डेज और मोर अगर इंडिया वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती, और वो भी 183 डेज, आज नहीं देखना है, कब देखना है? कल। कब देखना है? कल। कल यानी कि क्या? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, करेंट ईयर में मैं PRI हूं कि नहीं, इसका डिसीजन मिलेगा पिछले फाइनेंशियल ईयर के रहने से, रेसिडेंस से। एवरीबॉडी, तो पहली कंडीशन ये है कि 183 डेज और मोर में कहा होना चाहिए? इंडिया में। वो भी कहा? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। अगर ये है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या करूंगा? आगे। बड़ा प्यारा इंटरप्रिटेशन है, कहता है अगर कोई भी पर्सन पिछले फाइनेंशियल ईयर में 183 डेज और मोर अगर इंडिया में रिसाइड किया, क्या किया? वर्ड क्या राजा? रिसाइड। और अब वो इंडिया को छोड़कर जा रहा है, या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, या तो बिजनेस वोकेशन के लिए, या तो किसी भी अनसर्टन पीरियड के लिए। सर भले 365 दिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रहा हो, हम उसको PROI मानेंगे। लेकिन सर, पर्सन है पिछले फाइनेंशियल ईयर में 183 डेज और मोर कहां रहा? इंडिया में। अरे हाँ, फिर चले गया, 183 डेज रहा, फिर चले गया। सर फिर वापस आ रहा है, अरे फिर वापस आ रहा, या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, या तो बिजनेस वोकेशन के लिए, या तो अनसर्टन पीरियड के लिए। ये 3 पर्पस के लिए आ रहा है, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में 183 डेज और मोर रह के गया, और वापस से ये 3 पर्पस में से किसी एक के लिए आ रहा है, PRI। सर इन 3 के अलावा किसी और के लिए आ रहा है, PROI। एवरीबॉडी, आया 183 डेज इंडिया में रहा, चले गया, अब वापस से अपने घर परिवार को लेके आ रहा है घुमाने के लिए। यानी कि ना तो एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है, ना तो बिजनेस के लिए आ रहा है, ना तो वोकेशन के लिए आ रहा है, ना तो अनसर्टन पीरियड के लिए। तो भले सर पिछले साल 183 डेज और मोर रह के गया है, अभी क्या कहलाएगा? PR। एवरीबॉडी, इसका हमने कंक्लूजन कुछ इस प्रकार से निकाला था राजा। क्या होना मांगता सबसे पहले इसको? इंडिविजुअल, 183 डेज और मोर कहां रहना चाहिए? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। कभी इंडिया के बाहर नहीं गया तो PRI है। इंडिया के बाहर गया है सर, अदर देन 123। अदर देन 123 का मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस वोकेशन और अनसर्टन पीरियड के लिए। यानी कि गया है, कब वापस आएगा पता? इन 3 रीजन के अलावा गया है, देखिए आ ही जाएगा। ना काम करने गया है, ना एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है, ना धंधा करने के लिए गया है, ना तो कोई अनसर्टन पीरियड के लिए गया, मतलब आ ही जाएगा, तो भी उसको क्या माना जाएगा? PRI। लेकिन सर बाहर गए इन्हीं 3 रीजन की वजह से, PR।
लेकिन सर वो 183 डेज और मोर रहा, वापस से इंडिया में आ रहा है, या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस वोकेशन के लिए, या तो अनसर्टन पीरियड के लिए। पीआर इन तीन पर्पस के अलावा किसी के लिए आ रहा है, पीआर हुआ है। पक्की बात है क्या? गलती से भी मत भूलना, इंडिविजुअल के लिए जब तक 183 डेज और मोर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की शर्त पूरी नहीं होती, फिर वो बाहर जा रहा है कि आ रहा है, उससे हमको लेना देना क्लियर है। जो व्यक्ति आजीवन, मैं मान लो कभी भारत के बाहर गया ही नहीं, अरे हाँ, तो मैं तो पूरा आजीवन इंडिया में हूं, तो मेरा तो 183 डेज और मोर है ना। अब मैं इंडिया के बाहर जा रहा हूं एम्प्लॉयमेंट के लिए, भाड़ में जाए तेरा 365 दिन पिछले फाइनेंशियल ईयर का, मैं क्या कहलाऊंगा, पीआर। एवरीबॉडी, दूसरी शर्त जो है ना कि वो इंडिया के बाहर जा रहा है या इंडिया में आ रहा है, अरे हाँ कि ना, वो तब देखनी है जब पहली शर्त पूरी हो रही है, 183 डेज और मोर। अगर पहली शर्त ही पूरी नहीं है 183 डेज और मोर, तो भूल जा, क्या कर जा, भूल जा कि तू पीआरआई कहलाएगा, क्योंकि वो सबसे प्राइम कंडीशन है 183 डेज और वो नहीं है, तो फिर तू बाहर जा रहा है, आ रहा है, उससे कोई लेना देना ही, हम देखेंगे भी नहीं, हमको लेना ही देना नहीं, तू क्यों जा रहा है और क्यों आ रहा है, क्योंकि तू पिछला 183 डेज सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर पहली शर्त पूरी नहीं है तो दूसरी तो देखनी चाहिए। अच्छा, दूसरी देखनी भी तब है जब वो आ रहा है और जा रहा है, जब कभी आया और गया ही नहीं तो पीआर है। बड़े जीवन में आगे पूरे फेमा के अंदर आपको तीन चीज में फोकस करने के लिए बोला है, एक तो रेसिडेंशियल स्टेटस, दूसरा करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, और तीसरा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। एवरीबॉडी, तीन ही चीज है जो भयंकर इंपॉर्टेंट है, यही तीन चीज को घोट के पी जाना है, ये पी लिए आपका एग्जाम में कोई भी मार्क्स काट नहीं सकता। पूरा फेमा यही है, अमृत, बरोबर है क्या? तो पहला क्या बोला, रेसिडेंशियल स्टेटस, जो अपन ने पढ़ लिया, तीन डेफिनेशन में रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हो जाता है, पर्सन, पीआरआई और पीआरओआई, ये तीन डेफिनेशन के इंटरप्रिटेशन आपको क्लियर है। रेसिडेंशियल स्टेटस आपके बुद्धि में क्वेश्चन आएगा, किसी का बाप पाक नहीं काट सकता, बरोबर है क्या? अब आता है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन सेक्शन 2J में है और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन सेक्शन 2E में है, बराबर। करंट के लिए बोला, बोले जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है वो करंट है, जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है वो करंट है। तो पढ़ना अपने को क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, और सरल शब्दों में कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का मतलब पीआरआई है। पीआरआई है, पीआरआई का फॉरेन में कोई असेट अल्टर हो रहा है या फॉरेन में कोई लाइबिलिटी क्या हो रही है, अल्टर, कौन से ट्रांजेक्शन की वजह से रही, वही ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट क्या है, ट्रांजेक्शन। पीआरओआई की भारत में कोई असेट अल्टर हो रही है, भारत में कोई लाइबिलिटी अल्टर हो रही है, तो जिस ट्रांजेक्शन की वजह से हो रही है वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। पीआरआई फॉरेन एसेट फॉरेन लाइबिलिटी अल्टर, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। पीआरओआई इंडियन एसेट लाइबिलिटी अल्टर, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। एग्जांपल, एवरीबॉडी, पीआरआई है, बाहर के बैंक से लोन लिया है, बाहर के बैंक से, वहीं से लोन लिया है और वहीं के एक्सपोर्टर को दे रहा है। बोले इंडिया से अगर रुपी दूंगा तो ज्यादा रुपी देना पड़ेगा, कम डॉलर मिलेगा, बेहतर बाहर का बाहर ही लोन लेता हूं, वहीं से वहीं वहां के एक्सपोर्टर को पैसे दे दूंगा। मैंने क्या लिया, लोन। क्या मेरी लाइबिलिटी बढ़ी, अल्टर हुई, कहां पे अल्टर हुई, फॉरेन पे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। पीआरओआई है, पीआर भाई हमसे इंपोर्ट कर रहा है, भाई क्या कर रहा है, हमसे इंपोर्ट कर रहा है, तो उसको रुपी देना पड़ेगा हमको, हम थोड़ी डॉलर में लेंगे, चलो डॉलर में लेंगे तो बदला लेंगे, लेकिन वो कह रहा है वहीं के बैंक से लोन लेके वहीं दिलवा दिया है। फॉरेन क्या है, पीआरओआई की इंडियन लाइबिलिटी, इंडियन पीआरओआई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया तो क्या किया, असेट बढ़ा, बरोबर है। पीआरआई है, वो फॉरेन की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा है तो असेट हुआ, अरे असेट हुआ, असेट बढ़ा कि घटा, चाहे बढ़े चाहे घटे, अल्टर दोनों इंक्लूड कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। यहां पे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स और अकाउंट्स के कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन से अलग है। अगर मैं बीइंग अ पीआरआई फॉरेन से कोई मशीन इंपोर्ट कर रहा हूं, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि जो मैं मशीन ला रहा हूं वो तो इंडिया में आई,
असेट इंडिया में बनी, फॉरेन में कौन सी असेट अल्टर हुई? कोई भी नहीं हुई। तो क्या कहलाएगी? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। मैंने जो वहां से लोन लिया था उस पे इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। बड़ी कौन सा ट्रांजेक्शन है? करंट अकाउंट। क्योंकि ये बात करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में लिखी है कि आपने बाहर कुछ इन्वेस्ट किया, उससे इनकम आ रही है, वो करंट अकाउंट। आपने बाहर पे कोई लाइबिलिटी ली, उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे, करंट अकाउंट। बरोबर है? असेट लाइबिलिटी अल्टर हो रही है, कैपिटल। सिंपल है, कैपिटल। आओ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन को पढ़ के लेते हैं राजा फटाफट। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या कहता है? जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, और एग्जाम्पल के रूप में डेफिनेशन में ही अपने को 4 बात दी हुई है। लिखता है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मीन्स अ ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल ट्रांजेक्शन एंड विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग। और इंक्लूड्स द फॉलोइंग में ना हमको एग्जाम्पल और क्लैरिटी देने के लिए इसको अलग किया है। पहला कहता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। फॉरेन ट्रेड कर रहे हो राजा, फॉरेन ट्रेड का मतलब ही क्या है राजा? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। यानी कि मैंने कोई माल मंगाया, अरे मंगाया यानी कि क्या किया? इंपोर्ट। उसकी वजह से मैं पैसे दे रहा हूं, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। मैंने कोई माल भेजा, एक्सपोर्ट कर रहा हूं, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। एवरीबॉडी हेलो। अरे माल भेजा, पैसे आ गए, कोई असेट लाइबिलिटी का रोल ही नहीं फॉरेन में। माल भेजा, पैसे आ गए। माल मंगाया, पैसे भेज दिए, कौन सा असेट कौन सा लाइबिलिटी, खत्म। एवरीबॉडी शॉर्ट टर्म क्रेडिट राजा। क्या बोल रहा हूं? शॉर्ट टर्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से समझने वाला है। बराबर है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट बैंकिंग फैसिलिटी को डिनोट कर रहा है। 6 महीने या उससे कम के अगर आप लोन लेते हो तो उसको करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन माना जाएगा। समझना, मैंने क्या किया? फॉरेन से मशीन इंपोर्ट की। इस मशीन को इंपोर्ट करने के लिए अगर मैंने वहीं पे लोन लिया है तो लाइबिलिटी है ये। वो लाइबिलिटी जो लोन वाली है वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। लेकिन मशीन तो इंडिया में आ गई ना, वहां तो एसेट नहीं बनी। तो ये जो लोन लिया हूं वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। लेकिन अगर ये लोन 6 महीने या उससे कम का है तो ये लोन भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर आएगा, क्योंकि इसको शॉर्ट टर्म क्रेडिट बोला जा रहा है। पक्की बात है एवरीबॉडी? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया था, उससे डिविडेंड मिला, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। फॉरेन से लोन लिया था, उधर इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। अरे भैया रहने के लिए खर्चे दे रहा हूं, मेरी बीवी बच्चे पत्नी और पेरेंट्स वहां रहते हैं, मैं यहां काम कर रहा हूं क्योंकि मैं पीआरआई हो गया हूं, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करने जा रहे हैं, मेडिकल के लिए जा रहे हैं, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। एवरीबॉडी कुछ हो जाए इनको मत भूलना, इनकी समझ को भूलना ही मत, क्योंकि ये समझेगा तो सेक्शन नंबर 5 और 6 समझेगा। ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। अच्छा, इसमें ना समझने जैसे कुछ है ही भी नहीं, एकदम प्लेन वेनिला जैसे डेफिनेशन। फॉरेन एसेट लायबिलिटी अल्टर हुई पीआरआई की, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। पीआरओआई की इंडियन एसेट लायबिलिटी अल्टर हुई, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। इनको छोड़ के सारे क्या है? करंट। और करंट में भी अपने को एग्जांपल देके क्या दे दिया? क्लैरिटी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, शॉर्ट टर्म लोन, करंट। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इनकम, करंट। इंटरेस्ट ऑन लोन, करंट। लिविंग एक्सपेंस, करंट। मेडिकल एक्सपेंस, करंट। एवरीबॉडी ध्यान से देखोगे जो तो पर्सनल नेचर के एक्सपेंस है वो करंट में, बरोबर है? थोड़े से बिजनेस नेचर के एक्सपेंस है वो कैपिटल है। पक्की बात है क्या? बढ़ो जीवन में आगे। अब राजा बात आती है ट्रांजैक्शन की। किसकी बात आ रही है? राजा जो ट्रांजैक्शंस करना है वो दो हो सकते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब देखो 5 और 6 में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन नहीं है। 5 में ये बताया है कि तुम कौन कौन से करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को कर सकते हो, कौन से को नहीं कर सकते, कौन से को परमिशन से कर सकते हो। एवरीबॉडी और 6 में बताया कि कौन कौन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कौन कौन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो राजा जितने भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो वो किधर बताया है? सेक्शन नंबर 5 रीड विथ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000 अलॉन्ग विथ शेड्यूल 1 2 3, यानी कि 5 को इन दोनों के साथ पढ़ना है। बराबर है? करंट अकाउंट के लिए 6 को इन दोनों के साथ पढ़ना है, यानी कि यहाँ पे रेगुलेशन है शेड्यूल नंबर 1 और क्या है 2, और 1 2 3 बेटा शेड्यूल ऐसे नहीं लिखना है, रोमन नंबर 1 2 3 लिखना है। बरोबर है? आओ आते हैं किस पे? समरी चार्ट। ये तुम्हारे लिए ग्रंथ है। क्या है ये? ग्रंथ है। बरोबर है क्या?
ये तुमको अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराएगा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए, और ज्यादा क्वेश्चन जो है जो बनने की चांसेस है वो करंट में ही है, क्योंकि करंट में बहुत सारे ट्रांजेक्शन की लिस्ट है, कैपिटल में तो कम है। अब एक लिस्ट खत्म, वैसे ही देखते ही सूंघते ही याद आ जाएगा। मेजर क्वेश्चन किसमें बन सकते हैं राजा? करंट में। एवरीबॉडी, तो सबसे पहले राजा अपने को क्या बोला? रूल नंबर 3, रीड विथ शेड्यूल नंबर, यानी कि रूल 3 में बोला है। पहले तो सेक्शन नंबर किस में जाते हैं? 5। 5 क्या बोलता है मैं बताता हूं। 5 बोलता है कोई भी ट्रांजेक्शन करना है जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन करना है, ऑथराइज पर्सन के थ्रू कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है 5 का? कि आपको कोई करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन करना है, फॉरेन में ट्रेवल करना है, फॉरेन में मेडिकल ट्रीटमेंट लेने जाना है, फॉरेन में स्टडीज करना है, तो क्या लगेगा? डॉलर। तो डॉलर लगेगा तो जाओ ऑथराइज पर्सन के पास, उसको इतना रुपी दो, डॉलर लो और लेके निकल जाओ। ये बोला है 5 में। लेकिन 5 में जहां पे ऐसा बोला है ना कि जो करना ऑथराइज पर्सन के थ्रू करना, तो उस पे 5 में बोलता है सिर्फ 5 को मत पढ़, रूल नंबर 3 को भी पढ़। रूल नंबर 3 बोलता है कि कुछ प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है जिसके लिए तेरे को ऑथराइज पर्सन 1 रुपए का भी डॉलर नहीं देने वाला। तो सेक्शन नंबर 5 क्या बोलता है? बोला करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करने का है ना, ऑथराइज पर्सन के पास जा, उतना रुपीस दे और ट्रेवल कर, मेडिकल कर, स्टडीज कर, सारे करंट ही है ना। 5 यही बोल रहा है, बोले जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करना उसके लिए ऑथराइज पर्सन के पास जाना, रुपया देना, डॉलर देना और निकल जाना। हाँ, लेकिन बोल रहा है सिर्फ 5 को मत पढ़। 5 के अंदर सीजी ने कुछ रूल्स भी बनाए हैं, और सीजी ने एक रूल नंबर 3 बनाया जिसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित फॉलोइंग करंट ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है। फॉलोइंग करंट ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है राजा? प्रोहिबिटेड का मतलब नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन आप कर नहीं सकते। इन ट्रांजैक्शन के लिए जब आप ऑथराइज पर्सन के पास जाओगे और बोलोगे सर ये ना जो रूल 3 के अंदर प्रोहिबिटेड है ना, वो वाला ट्रांजैक्शन करना है, वो लात मार के भगा, बोले इसके लिए मैं डॉलर नहीं देगा, ये फालतू काम है। हाँ, लेकिन आपने कुछ एक्सपोर्ट किया है, आपने कुछ एक्सपोर्ट, वो एक्सपोर्ट से आपके पास क्या आया है? डॉलर कमाया हुआ है। अरे कमाया हुआ है, इस कमाई वाले से आप वो ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन आप कर नहीं सकते। प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि उन ट्रांजैक्शन के लिए ऑथराइज पर्सन के पास रुपये देके डॉलर नहीं ले सकते। ये फालतू कामों के लिए हम अपना डॉलर का वेस्ट नहीं करेंगे, ये कारण है राजा। तो अगर सरल शब्दों में बोलूं तो ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड नहीं है, विथड्रॉल प्रोहिबिटेड है। बरोबर? ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड, एपी से विथड्रॉल प्रोहिबिटेड। एवरीबॉडी आर यू श्योर? रूल 3 में प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन बोला, बराबर। तो सेक्शन 5 में बोला जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करना है, एपी के पास जाओ, डॉलर दो, रुपीस दो, डॉलर लो और चले जाओ। लेकिन बोले रुक रुक रुक, ट्रांजैक्शन कौन सा? रूल 3 वाला। बोले हाँ, रूल 3 में क्या? बोले प्रोहिबिटेड। बोले कौन कौन से? तो बोले उसके लिए शेड्यूल 1 पढ़, क्योंकि जो भी लिस्ट दी होती है शेड्यूल 1 में। तो सेक्शन 5 रीड विद रूल नंबर 3 अलॉन्ग विद शेड्यूल नंबर 1 द लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन। इसके लिए विथड्रॉल नहीं मिलेगा, किसका? फॉरेन एक्सचेंज का। एवरीबॉडी, सेक्शन नंबर 5 रीड विद रूल नंबर 4, रीड विद रूल नंबर, इसके शेड्यूल 2 में 4 में बोल रहा है कि कुछ कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। क्या है? कुछ वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो है आप कर सकते हो, उसके लिए एपी के पास जाओ। कमर्शियल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, रूल 3 में प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, रूल 4 में परमिसेबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, यानी कि इसके लिए विड्रॉल मिलेगा। बराबर है क्या? लेकिन आपको किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? सीजी की। बराबर है क्या? रूल 5 बोल रहा है शेड्यूल 3 में जा, उसके 2 हिस्से, एक पार्ट ए है, उसमें क्या? एक पार्ट वो इंडिविजुअल के लिए, वो इंडिविजुअल के लिए सारे पर्सनल ट्रांजैक्शन है। कौन से हैं? पर्सनल। जो $2.5 लाख तक तो कोई दिक्कत नहीं। एपी के पास जा, बता ये वाला पर्सनल ट्रांजैक्शन है, और $2.5 लाख तक तेरे को एपी बिना किसी अप्रूवल के विड्रॉल दे देगा। 2.5 लाख के ऊपर क्या लगेगी? अप्रूवल। $2.5 लाख के ऊपर। बरोबर? तो रूल 3 शेड्यूल 1 ये ट्रांजैक्शन के लिए डॉलर मिलेगा ही नहीं। रूल 4 शेड्यूल 2
इन ट्रांजेक्शन के लिए डॉलर मिलेगा, लेकिन सीजी की अप्रूवल से मिलेगा। रूल 5 शेड्यूल 3, यहां पे पर्सनल ट्रांजेक्शन है जिसमें $2.5 लाख तक कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, उसके बाद आरबीआई की अप्रूवल है। बरोबर है एवरीबॉडी? भगवत गीता टेंशन में लग रहा है बेटा? सब ठीक है जीवन में? समझ में आ रहा है ना सब? हाँ ठीक है। मतलब तेरे को समझ में आने के लिए कंसंट्रेशन में ऐसे डालना पड़ता है कि इधर ऐसे? हाँ हाँ, चलो बड़े जीवन में दोस्तों। राजा रूल 3 जो है, रीड विद शेड्यूल नंबर क्या है राजा? 1। रूल 3 रीड विद शेड्यूल नंबर 1। इस पे बोला कि शेड्यूल 1 में जो ट्रांजेक्शन है उसके लिए विथड्रॉल प्रोहिबिटेड है। प्लीज इसको ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड नहीं मानने का, बरोबर है क्या? तो सबसे पहले बोला भैया नेपाल और भूटान में ट्रैवल कर रहे हो ना, नेपाल और भूटान में ट्रैवल कर रहे हो, इसके लिए विड्रॉल नहीं मिलेगा, क्योंकि नेपाल भूटान में इंडियन करेंसी चलती है। नेपाल भूटान में कोई पर्सन है, उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, पर्सन रेसिडेंट कहां का है? नेपाल। अरे तो जब भैया हमारी इंडियन करेंसी चल रही तो जाने दो ना फिर, ठीक है? क्यों उसके लिए वेस्ट करना अपने ट्रेजरी को? उसके अलावा अपने पास यहाँ पे है रूल 3 के साथ शेड्यूल नंबर 1, जिसपे बोल रहा है भैया ट्रैवल टू नेपाल भूटान हो गया, ये हो गया। अब लॉटरी की 2 बातें हैं। लॉटरी की कितनी बातें हैं? 2। इंडिया में कोई लॉटरी से पैसा जीता, वो पैसे को लेके जा रहे हो एपी के पास, बोले डॉलर दे अपने भाई को भेजूंगा, नहीं मिलेगा डॉलर। आप भेजना चाह रहे हो वो पैसे को जो आपने हॉर्स राइडिंग, रेसिंग या स्नूकर या कोई अपनी किसी हॉबी से जीता है, क्या किया है? जीता है। और वो जीते वाले पैसे को कोई बिजनेस नहीं हो, बराबर है क्या? अपनी हॉबी का लिए अपने हॉर्स राइडिंग किया, अपने दोस्त के साथ कार रेस कर लिया, उससे पैसे जीत गए, हॉर्स राइडिंग में पैसे जीत गए, अबे जीते। तो जीते हुए पैसे को एपी के पास ले जा रहे हो, बोले इसका डॉलर दे दे अपने भाई को भेजूंगा, नहीं मिलेगा। तो ना तो जीते हुए पैसे को भेज सकते हो, अरे हाँ, ना तो जीते हुए पैसे से, यानी कि एक तो ये हो गया लॉटरी विनिंग, एक दूसरा हॉबी वाला। अब बोल रहा है कि कोई भी लॉटरी आपको बाहर की खरीदनी, कहां की? इंडिया की कोई लॉटरी नहीं खेल रहे हो, दुबई में कोई बढ़िया लॉटरी चलती हो, लॉटरी खरीदने के लिए तुमको डॉलर चाहिए, नहीं मिलेगा। कोई बैंड मैगजीन है, नहीं मिलेगा। बाहर किसी क्रिकेट फुटबॉल के पुल में पैसा लगाना चाह रहे हो, जुआ सट्टे में, नहीं मिलेगा। अरे हाँ कि ना? ऐसी कंपनी जिसको डिविडेंड बैलेंसिंग स्कीम एप्लीकेबल है, जो अब है ही नहीं, अरे हाँ कि ना? डिविडेंड बैलेंसिंग का मतलब ऐसी कोई कंपनी जिसके फॉरेन शेयर होल्डर है, अरे हैं, उनको डिविडेंड देना है तो डॉलर में देना पड़ेगा। तो फेमा कहता था देना है ना डिविडेंड, एक्सपोर्ट करो, जितना एक्सपोर्ट से आ रहा है उतना डिविडेंड दे दो, यहां से विड्रॉल मिलने वाला। लेकिन उन्हीं कंपनी को था जिसको डिविडेंड बैलेंसिंग स्कीम क्या थी? एप्लीकेबल। पक्की बात है राजा? कौन सा हो गया ये वाला रेमिटेंस वाला हो गया। लास्ट में अपने को कुछ कुछ क्या बोला है कि भैया आप कमीशन देना चाहते हो, कमीशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, टी और टोबैको को छोड़ के। किसको किसको? टी और टोबैको। यानी कि आपका फॉरेन के अंदर कोई क्या है? एजेंट है, जो आपके इंडिया वाले माल को वहां पे एक्सपोर्ट करवाने में क्या करता है? मदद। तो बोले कोई 1 रुपए भी का कमीशन मिलने वाला, लेकिन टी और टोबैको वाला प्रोडक्ट अगर आपका वो एक्सपोर्ट करवा रहा है, बिकवा रहा है, 10% का आप उसको कमीशन दे सकते हो। कॉलबैक सर्विस आपको याद ही होगी कि भाई पहले इंडिया में क्या था? बड़ा महंगा था हिसाब किताब। तो कॉलबैक सर्विस का मतलब क्या है कि अगर इंटरनेशनल कॉल अगर आप इंडिया से लगाओ अपने देश के बाहर किसी भाई बंधु को, बहुत महंगा लगता था। तो यूएसए की एक कंपनी थी जिसने कॉलबैक सर्विस शुरू की। वो क्या कहती थी? हम आपको एक नंबर दे रहे हैं, ये यूएसए में लगेगा, आप यूएसए में फोन लगाए, वहां से फोन कट के वापस आता था और बोलता था अब जहां तुमको फोन लगाना है वो नंबर डायल करो। अब आप नंबर डायल करोगे तो किसकी सर्विस यूज हो रही है? यूएसए की। यूएसए की टेलीकॉम सर्विस है। यहाँ के इंडिया के टेलीकॉम सर्विस वालों को तकलीफ हुई कि साला बाहर वाला यहाँ से कमा के ले जा रहा है, तो बोले वो कॉलबैक सर्विस के लिए तुमको पेमेंट करना है डॉलर में ना, एपी के पास मत आओ, साले खुद कमाओ खुद दो। हमारे को इंडियन वालों को क्या करना था? सपोर्ट। उनकी वजह से अपने को लेके आए थे। अरे हाँ कि ना जी? ठीक है। फिर आपको अपने किसी सब्सिडरी है वहां पे एक्सपोर्ट करके किसी को कमीशन देना है, मिलने वाला नहीं है। पक्की बात है क्या? आते हैं राजा किसमें? रूल नंबर 4 शेड्यूल नंबर 2। एवरीबॉडी अब बोली जाग बेटा। रूल नंबर 4 शेड्यूल नंबर 2। एवरीबॉडी रूल नंबर 4 है, शेड्यूल नंबर कौन सा है? 2। रूल 4 शेड्यूल 2 में बेटा वो वाले ट्रांजेक्शन है जो आपको सीजी के अप्रूवल से अलाउड है, सीजी के अप्रूवल से अलाउड है।
पहला ट्रांजेक्शन उसमें राजा कौन सा है? कल्चरल टू, यानी कि भाई यहां का एक गुजराती है जो यूएसए में फाल्गुनी पाठक जी को लेके जाके वहां पे यूएसए में गरबा करवाना चाह रहा है, बरोबर है क्या? इसके लिए तेरे को जितने डॉलर लेके जाने हैं लेके जा, लेकिन सीजी की अप्रूवल ले और लेके जा। दूसरा एडवर्टाइजमेंट का है, कौन सा है? एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट में भी पकड़ा किसको है? स्टेट गवर्नमेंट को और उसकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को। अगर स्टेट गवर्नमेंट और उसकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फॉरेन के प्रिंट मीडिया में, प्रिंट में, न्यूज चैनल पे नहीं, फॉरेन के प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजमेंट करवाना चाह रहे हैं और यूएस डॉलर 10,000 से ज्यादा करवाना चाह रहे हैं, यूएस डॉलर 10,000 से ज्यादा करवाना चाह रहे हैं, सीजी की अप्रूवल लगेगी। लेकिन सर यूएस डॉलर 10,000 तक या उससे कम का एडवर्टाइजमेंट है सर, किसी की कोई अप्रूवल? ये एक ही पॉइंट है जहां पे अपने को दो पहलू दिए हैं कि वैसे तो सीजी की अप्रूवल बोला है स्केड्यूल में, लेकिन 10,000 तक है तो सीजी की अप्रूवल। लेकिन अगर आप एडवर्टाइजमेंट टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, फॉर इंटरनेशनल बिडिंग को प्रमोट करने के लिए, या तो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए कर रहे हो, कितना भी अमाउंट हो, किसी की कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। क्योंकि ये तो आप भैया इंडिया में डॉलर लाने की बात कर रहे हो, इनकमिंग तो पूरा अलाउ करते हैं, वो इनकमिंग अलाउ करने के लिए जो लगता है लगाओ, कोई अप्रूवल की जरूरत की बात है क्या? ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट अगेन किसके लिए है? फ्रेट के लिए। किसके लिए बोलो? और फ्रेट के लिए भी राजा किसको पकड़ा हुआ है? दो जगह बोला है, एक तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कौन सा गवर्नमेंट, और उसका पीएसयू, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट का मतलब ये है जब आप कोई माल इंपोर्ट करते हो तो वहां से लोडिंग, लोडिंग के बाद जब माल ट्रांजिट में उसका इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बाद जब यहां आएगा, अनलोड होगा, तुम्हारे डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, ये पूरा भाड़ा मिला के इसको बोलते हैं CIF। तो कहता है अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग CIF के बेसिस में क्या कर रही है राजा? इंपोर्ट, इसके लिए आप पैसे मांग लो एपी से, लेकिन सीजी की अप्रूवल के बाद। अगर आप भाड़े का पैसा मांग रहे हो, किसका मांग रहे हो? भाड़े का पैसा। क्यों? क्योंकि आपकी एक वेसल आ रही है, आपकी क्या आ रही है? वेसल, या तो इंपोर्ट के लिए आ रही है या तो एक्सपोर्ट के लिए जा रही है, उसका भाड़ा पे करना है। चार्टर्ड का मतलब है कि आपने भाड़े पे लिया है, तो अगर आपको वेसल का भाड़ा पे करना है या तो इंपोर्ट के लिए या तो एक्सपोर्ट के लिए, उसके लिए आप रेमिटेंस ले सकते हो सीजी की अप्रूवल के बाद। रेमिटेंस का मतलब क्या है? डॉलर को भेजना। नहीं समझ में आ रहा? तो पहला कल्चरल इवेंट हुआ, दूसरा आपका एडवर्टाइजमेंट हुआ, तीसरा भाड़ा पे करना है किसका? वेसल का, चौथा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और कोई पीएसयू इंपोर्ट कर रही है CIF के बेसिस पे, तो सीजी से अप्रूवल लेके कर सकते हो राजा। ठीक है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर आपको याद होगा, भाई मैं हूं मुंबई में, मुंबई में टाटा की एक प्लांट है, बरोबर है, गाड़ी बनी पहले प्लांट में, गाड़ी गई पोर्ट तक ट्रक से, ट्रक से फिर गई वेसल पे, वेसल पे गई फिर यूके, यूके में अनलोड हुई, ट्रक में गई और वापस कहां पहुंची? यूके के शोरूम में। ये इतने सारे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हुए। इसके लिए आपका अब्रॉड में एक एजेंट है जो सब मैनेज कर रहा है। जब वहां पहुंचेगी तो तू अलग अलग रूट से, अलग अलग ट्रांसपोर्ट से कर लेना। उस अब्रॉड वाले बंदे को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के लिए मेरे को क्या देने हैं? पैसे। सीजी की अप्रूवल ले और ये वाला ट्रांजेक्शन कर ले। पक्की बात है क्या राजा? ट्रांसपॉन्डर आपको याद ही होगा, टीवी चैनल्स में हमको कुछ क्लिपिंग चलानी अपने इंडियन एपिसोड की, अरे हाँ कि ना? इसके लिए भी हमको वो ट्रांसपॉन्डर को भाड़े पे लेना पड़ता है। वो ट्रांसपॉन्डर भाड़े में लेने के लिए आप एक एपी के पास जाओ, रुपए दो, डॉलर लो, भाड़े से ले लो। एवरीबॉडी, हर जगह किसकी अप्रूवल है? सीजी की। कंटेनर डिटेंशन चार्जेस दो बताया था, दो वर्ड है, कंटेनर बुकिंग चार्जेस, एक डिटेंशन। बुकिंग चार्जेस का मतलब क्या होता है कि भैया आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको कंटेनर लगेगा, तो आप कंटेनर किस में लेते हो? भाड़े में। भाड़े में आपने बोला कि मैं 10 दिन के लिए लेना चाहता हूं, 15 दिन तक उसको रखे गए, तो 5 दिन जो एक्स्ट्रा रखे उसको क्या किए? डिटेन। तो एक पेनाल्टी के रूप में आपको क्या लगता है? चार्ज। तो कंटेनर डिटेंशन चार्जेस पे करने के लिए आप एपी के पास जा रहे हो, रुपी दे रहे हो, डॉलर ले रहे हो, तो कहता है एक अमाउंट प्रिस्क्राइब किया डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने कि इतना आप कंटेनर डिटेंशन चार्जेस पे कर सकते हो बिना अप्रूवल के। इसके ऊपर अगर आप जा रहे हो तो सीजी की क्या लगेगी? अप्रूवल। पक्की बात है क्या? एक एच वाला पॉइंट भी क्या है? इंपॉर्टेंट है।
क्या कर रहे हो इस वाले पॉइंट में? आप फॉरेन में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है, फॉरेन में क्या हो रही है? स्पोर्ट्स एक्टिविटी। उस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में प्राइज मनी या तो कुछ स्पॉन्सरशिप देना चाहते हो, और कितना देना चाहते हो? $1,00,000 का देना चाहते हो तो चलेगा, कोई भी हो दे दो, बिना अप्रूवल के दे दो, बिना। एक एडवर्टाइजमेंट वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, जहां पे एक अपने को लिमिट दी है कि उस लिमिट तक रहोगे तो अप्रूवल की जरूरत, उसके बाद अप्रूवल लगेगा। एवरीबॉडी बरोबर है? लेकिन कहता है अगर आप स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल बॉडी हो स्पोर्ट्स की, जैसे बीसीसीआई, ये कितना भी अमाउंट का प्राइज मनी दे, कितना भी स्पॉन्सरशिप करे, कहीं पे भी अप्रूवल, अप्रूवल सिर्फ ये है चालू जीपीएल बीपीएल वालों को, बरोबर है? बड़े जीवन में आगे फिर कह रहा है P&I क्लब, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब। इस क्लब में मेंबरशिप लेने का मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के दरमियान आपके शिप का क्या रहेगा? इंश्योरेंस। पक्की बात है? रिपीट करेंगे रूल नंबर 4, एक बार ना रूल 4 रिपीट करेंगे, फिर रूल 3 रिपीट करेंगे। रूल नंबर क्या है? 4। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 अपने को कह रहा है रीड विद शेड्यूल 2, परमिसेबल कमर्शियल ट्रांजेक्शन, परमिसेबल कमर्शियल ट्रांजेक्शन। परमिसेबल मतलब हर ट्रांजेक्शन के लिए सीजी की क्या है? अप्रूवल। दो ट्रांजेक्शन को छोड़ के, एक सेकंड वाला, एक सेकंड लास्ट वाला। सेकंड वाला कौन सा है? एडवर्टाइजमेंट $10,000 तक कर रहे हो, कोई अप्रूवल नहीं। स्पॉन्सरशिप तो प्राइज मनी दे रहे हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रॉड में $1,00,000 तक कोई अप्रूवल नहीं, उसके बाद अप्रूवल है। तो दो जगह आपको एक औकात दी है, और औकात के बाहर सीजी की अप्रूवल बोला है, बरोबर? पहला वाला कल्चरल टूर्स का है, दूसरा वाला एडवर्टाइजमेंट का, तीसरा वाला शिप या वेसल का भाड़ा पे करने के लिए है, चलेगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंपोर्ट कर रही है CIF बेसिस में, उसके लिए पैसे चाहिए डॉलर पे, सीजी की अप्रूवल मिल जाएगा। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को पैसे देने जो अब्रॉड में है, मिलेगा। ट्रांसपोंडर को हायर करना है, उसके लिए पैसे हैं, चलेगा। कंटेनर डिटेंशन चार्जेस के लिए है, चलेगा। प्राइज मनी और स्पॉन्सरशिप $1,00,000 तक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडी हो तो आपको तो $10,00,000 के लिए भी अप्रूवल की जरूरत, इसके अगर अलावा हो तो $1,00,000 तक चलेगा, 1,00,000 के ऊपर आपको क्या लगेगी? अप्रूवल। लास्ट में कह रहा है प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब में मेंबरशिप चाहिए, सीजी की अप्रूवल। ये जितने ट्रांजेक्शन इसमें क्या लग रही है? सीजी की अप्रूवल। पक्की बात है क्या? जो रूल 3 है, रीड विद शेड्यूल नंबर क्या है? 1, वो प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन, विथड्रॉल प्रोहिबिटेड है। रूल 4 में शेड्यूल 2 के साथ विथड्रॉल परमिसेबल है विद द अप्रूवल ऑफ सीजी, इन कारणों की वजह से। एवरीबॉडी, प्रोहिबिटेड में अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले लॉटरी विनिंग का रेमिटेंस, दूसरा रेसिंग से विनिंग से रेमिटेंस, तीसरा लॉटरी टिकट परचेस करने के लिए, बैंड मैगजीन परचेस करने के लिए, फुटबॉल स्टेक या स्वीप लेने के लिए, नेपाल भूटान में ट्रेवल करने के लिए, या नेपाल भूटान में किसी पर्सन से ट्रांजैक्शन करने के लिए, ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड, विड्रॉल प्रोहिबिटेड है। पक्की बात है? डिविडेंड बैलेंसिंग जिस कंपनी को लगा है, बराबर कॉल बैक सर्विस वाला हो गया। एक्सपोर्ट में भी नहीं लगेगा, 10% का कमीशन चलेगा। सर इसको रटना पड़ेगा? नहीं, 3-4 बार पढ़ के सिर्फ ख्याल पे रखना है कि आए तो खट से कनेक्ट हो। हाँ, सेक्शन 5 रूल 4 शेड्यूल 2, सेक्शन 5 रूल 3 शेड्यूल 1, सेक्शन 5 रूल 5 शेड्यूल 3, खप से कनेक्ट हो जाएगा, बरोबर है क्या? बड़े जीवन में आगे अब राजा आ रहा है अपने पास करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन सेक्शन 5 के साथ रूल नंबर कौन सा है? 5, यानी कि सेक्शन 5 रूल 5 शेड्यूल नंबर 3। राजा इसके ना दो हिस्से हैं, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पक्की बात है क्या? पार्ट ए राजा इंडिविजुअल्स के लिए है, पार्ट ए इंडिविजुअल्स के लिए है, और पार्ट बी अदर देन इंडिविजुअल्स के लिए। पार्ट ए जो इंडिविजुअल के पर्सनल ट्रांजैक्शन के लिए है, उस पे एक स्कीम लगती है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। लिबरलाइज का मतलब थोड़ा छूट दो कि इतना पैसा तो आप रेमिट करके लेके जा सकते। $2.5 लाख की छूट है। $2.5 लाख की क्या है?
कि एक इंडिविजुअल अपने पर्सनल ट्रांजैक्शन के लिए $2.5 लाख तक की डॉलर एपी के पास जाके ले सकता है बिना आरबीआई के अप्रूवल के। यहां पे आरबीआई अप्रूवल है, उधर सीजी अप्रूवल था। 2.5 लाख के ऊपर अगर रकम चाहिए तो आपको आरबीआई की क्या लगेगी, अप्रूवल। लेकिन 3 पर्सनल ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिसमें आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत, मेडिकल ट्रीटमेंट, एमाइग्रेशन और इमिग्रेशन में फर्क है। EMMI वाला एमाइग्रेशन यानी कि तुम बाहर बस रहे हो देश छोड़ के, इसके लिए $2.5 लाख की कोई लिमिट, जितना लेना ले लो, आरबीआई की अप्रूवल नहीं लगेगी, उस कंट्री का एक प्रूफ लगेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट है, $2.5 लाख की लिमिट लगने वाली नहीं है। फॉरेन स्टडी है, $2.5 लाख की लिमिट लगने वाली। सो दिस 3 पर्सनल ट्रांजेक्शन आर ट्रांजेक्शन इन विच आरबीआई की अप्रूवल आपको लगेगी नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ डॉलर। एवरीबॉडी बड़े जीवन में आगे। और ये इंडिविजुअल के लिए, किसके लिए है, पहला अपने को बोलता है पहला। अच्छा और एक बात, ये जो $2.5 लाख है बाबा, ये $2.5 लाख में आप करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, कैपिटल भी कर सकते हो, कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। यानी कि $2.5 लाख सिर्फ करंट के लिए नहीं है, जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम इंडिविजुअल के दोनों ट्रांजेक्शन के लिए। एवरीबॉडी बड़े जीवन में आगे। तो आओ, सबसे पहले अपने को क्या बोला है राजा, प्राइवेट विजिट। कहां पे प्राइवेट विजिट, प्राइवेट विजिट कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, नेपाल भूटान को छोड़ के कहीं और ट्रैवल कर रहे हो, $2.5 लाख तक कोई लिमिट, कोई अप्रूवल की जरूरत। गिफ्ट डोनेशन देना चाहते हो, $2.5 तक कोई अप्रूवल की जरूरत। एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो अब्रॉड, कोई लिमिट नहीं। एमाइग्रेशन के लिए तो वैसे ही लिमिट नहीं है। क्लोज रिलेटिव है, उसका लालन पालन के लिए आप खर्चा भेजते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अब बोल रहा है कि भैया तुम बिजनेस के लिए जा रहे हो, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो, मीटिंग के लिए जा रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, या तो किसी व्यक्ति का जो तुम्हारा रिलेटिव हो सकता है उसका मेडिकल चेकअप या ट्रीटमेंट है, तो हॉस्पिटल में उसको अकंपनी करने जा रहे हो, उसके लिए खर्चा लगेगा। अरे हाँ, $2.5 लाख तक की कोई लिमिट नहीं है। अब आप मेडिकल ट्रीटमेंट खुद का करने जा रहे हो तो $2.5 लाख वाली तो लिमिट वैसे भी नहीं है। अब्रॉड में पढ़ने जा रहे हो, लिमिट नहीं है, पक्की बात है। एनी अदर करेंट ट्रांजेक्शन, बरोबर है क्या, ठीक है। अब देखो लिखा है 4, 8 और किसके लिए, 7 के लिए। 4 में एमाइग्रेशन है, 7 में क्या है, फॉरेन स्टडी है, और 8 में अपना क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट। ये 3 पर्पस के लिए तो अपने को $2.5 लाख वाली भी लिमिट लगती नहीं है, पक्की बात है क्या। रिपीट करो तो एक बार फटाफट, क्या क्या है, प्राइवेट विजिट हो गया, गिफ्ट डोनेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, एमाइग्रेशन हो गया, आप मेंटेनेंस कर रहे हो क्लोज रिलेटिव अब्रॉड की, आप मीटिंग, फॉरेन स्टडीज अब्रॉड, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो, या किसी को अकंपनी करने जा रहे हो, खुद का मेडिकल ट्रीटमेंट है, स्टडीज अब्रॉड है, और कोई भी अलग करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, इसके लिए $2.5 लाख तक कोई अप्रूवल की जरूरत, पक्की बात है क्या। चलिए जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं किसमें, पार्ट बी में। पार्ट बी में $2.5 लाख की लिमिट नहीं है। पार्ट बी में टोटल 4 ट्रांजेक्शन है, पार्ट बी में टोटल 4 ट्रांजेक्शन है। इन चारों ट्रांजेक्शन के लिए एवरीबॉडी, पार्ट बी में टोटल 4 ट्रांजेक्शन है, और इन चारों के चारों ट्रांजेक्शन के लिए खुद की लिमिट क्या है, यानी कि उन ट्रांजेक्शन में लिमिट बताया कि इतने लिमिट तक कोई अप्रूवल की जरूरत, इस लिमिट के ऊपर आरबीआई की क्या लगेगी, अप्रूवल। वो 4 ट्रांजेक्शन में पहला वाला ट्रांजेक्शन तो एक है डोनेशन का, कंट्रीब्यूशन का, बराबर है। दूसरा वाला है कोई कमीशन दे रहे हो उस एजेंट को जो भारत के अंदर तुम्हारे कमर्शियल फ्लैट को सेल करवा रहे हैं। तीसरा कंसल्टेंसी सर्विस है, और चौथा प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है। एवरीबॉडी, तो भाई बाहर, अच्छा ये अदर देन इंडिविजुअल के लिए, किसके लिए है, अदर देन इंडिविजुअल। एवरीबॉडी बाहर, क्या बोल रहा हूं मैं, बाहर कोई रेपुटेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां पे आप चेयर क्रिएट करना चाह रहे हो। चेयर क्रिएट का मतलब एक वैकेंसी, फैकल्टी का पेमेंट करोगे वहां पे, ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में, बरोबर है क्या। इसके लिए आप $50 लाख या 1%, 5 नहीं 1 है ना,
1% ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का आपको जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है, इन दोनों में से जो भी क्या है कम, इतने अमाउंट तक का आप शेयर क्रिएट कर सकते हो, इतने अमाउंट तक का आप कोई फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, वो इन्वेस्टमेंट फंड होना नहीं चाहिए, इतने अमाउंट तक का आप कंट्रीब्यूट किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में कर सकते हो, वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट उसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए जहां पे डोनर कंपनी इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल दिया था, मैं जनरेटर बना रहा हूं और वो नया जनरेटर बना रही है जिसका 1 महीने का बैकअप होगा, तो ठीक है दे दो उसको। अरे हाँ, दूसरा कमीशन दे रहे हो उस एजेंट को जो अब्रॉड में है, जो इंडिया में अपना फ्लैट बिकवा रहा है, अरे हाँ, उसके लिए बोला 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस, यानी कि फ्लैट बिकवाने के लिए जो उसने डॉलर दिलवाया ना, उसका 5%, उसका और कितना, 25,000 यूएस डॉलर, दोनों में से जो भी ज्यादा है इतना तक आरबीआई से बिना पूछे एपी के पास रुपीस दे देना, डॉलर लेके उसको दे देना। तीसरा, कंसल्टेंसी सर्विस ले रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, 1 करोड़ यूएस डॉलर तक कोई आरबीआई की अप्रूवल, उतने रुपीस दो एपी को, उतना डॉलर लो और कंसल्टेंसी सर्विस जिससे भी बाहर ले रहे हो दे दो। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कोई कंसल्टेंसी है, 10 लाख यूएस डॉलर तक आपको आरबीआई की अप्रूवल नहीं है। पक्की बात है क्या? फिर लास्ट में अपने को क्या बोल रहा है राजा, आप प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस करना चाहते हो, फॉरेन की कोई यहाँ पे सब्सिडरी आई है, तो आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके जितना इनवर्ट रेमिटेंस लाया उसका कितना, और 5% और कितना, 1 लाख यूएस डॉलर, दोनों में से जो भी क्या है ज्यादा उतना दे दो, उसके ऊपर देना है तो आरबीआई की अप्रूवल की बात है। ये 4 ट्रांजेक्शन हुए। जीवन में अब आगे आते हैं बेटा, यहाँ पे अपने को क्या बोल रहा है, प्रूफ लगेगा वो 3 केस पे जहां पे अप्रूवल की जरूरत नहीं है। क्लबिंग आप कर सकते हो भाई, घर पे मेरे 4 मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं, उन सबका मिला के मेरा 10 लाख यूएस डॉलर हो गया, क्योंकि 2.5 लाख एक का है राजा, 2.5 लाख किसका है, एक का, तो सबका मिला के कितना हो गया, 10 लाख यूएस डॉलर। क्लबिंग आप कर सकते हो, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड राजा, ये 2.5 लाख डॉलर की जो लिमिट है इसमें अपन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। कहता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का मतलब आप फॉरेन में कोई लैंड लोगे, घर लोगे, इसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बोलेंगे। बोले इस 2.5 लाख डॉलर में क्लबिंग भी अलाउड है, मेरे घर में 4 मेंबर है तो 10 लाख हो गया, तो बोले ये 10 लाख डॉलर जो आपने क्लब करके बनाया, इससे अगर आप कोई लैंड ले रहे हो, अरे हाँ, वो चारों के नाम पे वो लैंड होनी चाहिए, तो हम तुमको ये 10 लाख क्लब करने देंगे। ये कैपिटल के लिए, हाँ, ये करंट के लिए नहीं है। करंट के लिए तो क्या है, मैं घूमने जा रहा हूं, हो गया सबका मिला के 10 लाख डॉलर एवरीबॉडी। मैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, यानी कि फॉरेन में कोई क्या ले रहा हूं, लैंड एवरीबॉडी। वो 10 लाख डॉलर को मैं क्लब करने तभी दूंगा, आरबीआई बोलता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए, जब इस 10 लाख डॉलर को क्लब करके जब वो घर जमीन ले रहे हो ना, चारों मेंबर के नाम पे होना चाहिए। ऐसा नहीं घर का कोई बड़ा है उसके नाम पे ले लिया और क्लबिंग सबका कर लिया, नहीं समझे तुम, समझ गए ना एवरीबॉडी। चलो क्लबिंग वाली भी बात हो गई है, और एक बात और है, एक ऐसा पर्सन जो पर्सन रेसिडेंट इन क्या है, इंडिया। कैसे रेसिडेंट इन इंडिया है, तो दुबई का, 2 साल से इंडिया में रह रहे हैं, ट्रेनिंग देने आए हमारे इंडिया वाले लोगों को, कोई मशीन आई थी तो 2 साल से यहीं पे ट्रेनिंग, मेरे हाँ, तो पीआरआई हो गया ना। 2 साल बोला तो पिछले साल 365 दिन यहाँ, इस साल भी 365 दिन यहाँ, और काहे के लिए आया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, हो गया पीआरआई। है पीआरआई बट परमानेंट पीआरआई नहीं। जो पीआरआई है बट परमानेंट पीआरआई नहीं का मतलब, जो आया तो है इंडिया में लेकिन मैक्सिमम 3 साल के लिए है, 3 साल बाद चले जाएगा, फिक्स है। हाँ, तो दूसरे साल वो पीआरआई कहलाएगा, अबे दूसरे साल पीआरआई कहलाएगा, लेकिन तीसरे साल वो जाएगा, ये निश्चित है कि 3 साल के बाद वो इंडिया में रहने वाला नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो अभी पीआरआई है लेकिन परमानेंट पीआरआई नहीं, मतलब 3 साल से ज्यादा रहने वाला, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के आया ना उधर, उसके पेरेंट्स उधर हैं, उसका बीवी उधर है, उसके बच्चे उधर है, वो 10 लाख डॉलर कमाता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, बोले उसको पूरा 10 लाख डॉलर ले जाने देंगे टैक्स और प्रोविडेंट फंड का जो
स्टैट्यूटरी ड्यूज होता है उसको छोड़। लॉजिकल है। अरे जब वो बाहर का है उसको जाने दो ना पूरा लेके, उसको कोई अप्रूवल की जरूरत। और ये $2.5 लाख की जो लिमिट है ये एक फाइनेंशियल ईयर की है ना। वो यहाँ पे रह के $10 लाख कमाता है, तो बेचारे के बीवी बच्चे बाहर है, $2.5 लाख में उनका काम नहीं चलता, उनका टैक्स वैक्स काट के पूरा भेजने दो। प्रोवाइडेड क्या बोला है, वो व्यक्ति, वो जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है ना, लेकिन परमानेंट नहीं है ना, यानी कि 3 साल बाद जाएगा ना, है तो फॉरेन सिटीजन, लेकिन पाकिस्तान का सिटीजन होगा तो नहीं ले जाने, फिर उसको $2.5 लाख वाले ही, फिर उसको $2.5 लाख वाला ही तो पीआरआई है प्लस फॉरेन सिटीजन है। पीआरआई है अदर देन पाकिस्तान है, पीआरआई है नॉट परमानेंट, पीआरआई है प्लस फॉरेन सिटीजन है। हाँ पूरा ले जा तू टैक्स को छोड़ के। पीआरआई है नॉट परमानेंट, पीआरआई है फॉरेन का सिटीजन है, जैसा फॉरेन का सिर्फ पाकिस्तान का है। $2.5 लाख, $2.5 लाख बरोबर है। एवरीबॉडी चलेगा जीवन में सब ठीक है। बढ़ो जीवन में आगे। अब अपने पास क्या है लाला, एग्जम्पशंस। क्या है, एग्जम्पशंस। एग्जम्पशंस में अपने पास क्या दिया हुआ है, रेमिटेंस फ्रॉम आरएफसी अकाउंट। आरएफसी अकाउंट याद आ रहा है, कोई व्यक्ति है फॉरेन का लेकिन इंडिया में रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन किया हुआ है। एवरीबॉडी वो चाहे तो शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3, एवरीबॉडी शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 का मतलब शेड्यूल 2 में जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन और शेड्यूल 3 में जो पर्सनल ट्रांजैक्शन है, बिना किसी के अप्रूवल के आरएफसी अकाउंट से वो रेमिटेंस कर सकता है, क्योंकि खुद के कमाए में। आरएफसी अकाउंट का मतलब ये मैं कमाया बाहर का हूं लेकिन मैं डॉलर मेंटेन कर रहा हूं एक आरएफसी अकाउंट में। अरे हाँ कि ना। एक दूसरा कौन सा अकाउंट होता है, ईईएफसी, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, जो आमतौर पर एक्सपोर्टर के लिए होता है। बोले इसको भी किसी की भी अप्रूवल नहीं लेनी है, अगर इस अकाउंट से वो डॉलर क्या कर रहा है, रेमिट। लेकिन 2 लोग के लिए लगेगा, एक पीएनआई क्लब के लिए और एक कमर्शियल फ्लैट के लिए जो कमीशन दे रहे हैं, और साथ साथ में काहे के लिए, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस के लिए। यहाँ पे आरबीआई की अप्रूवल, यहाँ पे किसकी अप्रूवल, सीजी की। क्लियर है। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड रखे हुए हो तो शेड्यूल 3 के कोई भी खर्चे करो, कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं। एवरीबॉडी सेक्शन नंबर 6 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। थोड़ा सा रुकेंगे अपन, क्वेश्चन करना है अपने को, 5-10 मिनट ऊपर रुकेंगे, पूरे क्वेश्चन करके जाएंगे, बरोबर है। हाँ ठीक है। सेक्शन नंबर 6 है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। 5 में क्या था, करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। बाकी बात है सेक्शन 6 में क्या है बोलो, करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन 6 है। सेक्शन 6 को आपको रीड करना है रेगुलेशन 3 और रेगुलेशन 4 के साथ। सेक्शन 6 जो बोलता है कि आपको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करना है, ऑथराइज पर्सन से ले लो डॉलर और कर लो, लेकिन बोले इसको रेगुलेशन 3 और रेगुलेशन 4 के साथ पढ़ना है। एवरीबॉडी रेगुलेशन 3 के अंदर, रेगुलेशन 3 के अंदर 2 शेड्यूल है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। रेगुलेशन 3 बताता है परमिसेबल ट्रांजैक्शन। क्या बताता है, परमिसेबल, परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, परमिसेबल, परमिसेबल। शेड्यूल 1 के अंदर वो परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है जो पीआरआई कर सकता है। शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1 में वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है जो कौन कर सकता है, पीआरआई। शेड्यूल 2 के अंदर वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है जो कौन कर सकता है, पीआरओआई। एवरीबॉडी और लिस्ट का नाम क्या लिखा है, परमिसेबल। क्या लिखा है, परमिसेबल। परमिसेबल का मतलब ये है कि यही ट्रांजैक्शन पीआरआई और पीआरओआई को क्या है, परमिसेबल। इसके अलावा कोई सा करना है तो अप्रूवल है। एवरीबॉडी उल्टा है यहाँ पे, याद है देसी भाषा में लिखवाया था, यहाँ पे क्या है, उल्टा। क्या है यहाँ पे, उल्टा। जहां पे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या मना है, क्या परमिसेबल और कहां लिमिट के ऊपर अप्रूवल है, सब बता दिया था। उन 3 ट्रांजैक्शन के अलावा कोई ट्रांजैक्शन है तो अप्रूवल लगता है। अरे हाँ, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में ये 2 बता दिया, इसके अलावा कुछ है तो क्या लगेगा, अप्रूवल। एवरीबॉडी तो जीवन में आगे बढ़ते बेटा, रेगुलेशन नंबर कौन सा है, 3। कौन सा है, 3। पीआरआई के लिए शेड्यूल 1 है, पीआरओआई के लिए शेड्यूल क्या है, 2। एवरीबॉडी रेगुलेशन 4 में क्या बोला है, प्रोहिबिटेड।
PROI 5 प्रकार के ट्रांजेक्शन कर नहीं सकता जीवन में। आर यू श्योर? इसका एक पढ़ेंगे दूसरा अपने आप कवर हो जाएगा। अबे हाँ भाई, सीधी सी बात है, इन्वेस्ट कर रहे हो कहां पे? फॉरेन सिक्योरिटी में। कौन इन्वेस्ट कर रहा है? PRI, बरोबर है। सेम PROI इंडियन सिक्योरिटी में कर सकता है। दूसरा, फॉरेन करेंसी लोन ले रहा है इंडिया में या अब्रॉड में, कौन? PRI। सरल शब्दों में बाहर से लोन ले रहा है, चलेगा। ऐसे ही PROI भी कहां से ले सकता है? इंडिया से। आप इमूवेबल ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, वैसे ही कौन? PROI इंडिया में ट्रांसफर कर सकता है। अबे हाँ, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, PROI के फेवर में गारंटी कर रहा है। PROI यानी कि फॉरेन में, यूएस में मेरा भाई है, मेरा भाई यूएस की बैंक से लोन ले रहा है, उस बैंक को मैं गारंटी दे रहा हूं, मेरे भाई को लोन दे दो, वो पैसा नहीं पे कर पाएगा तो मैं पे करेगा। क्या लाइबिलिटी है? कंटिंजेंट। क्या माना जाएगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। अब समझ में आया? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फॉरेन करेंसी में लेके गया इंडिया के बाहर, एक्सपोर्ट, वापस लेके आया, इंपोर्ट। वैसे PRI भी कर सकता है एवरीबॉडी। लोन ओवरड्राफ्ट, PROI को क्या दे रहा है? लोन। फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर रहा है PRI। लोन और ओवरड्राफ्ट पहले क्या था? PROI से ले रहा है कौन? PRI। अब PRI दे रहा है किसको? PROI को। चलेगा दोस्तों। इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो बाहर, या कोई कैपिटल असेट जो है PRI का, वो अब क्या कर रहे हो? बाहर रेमिट। ये सारे के सारे PRI के लिए। इसका उल्टा कर दोगे तो किसके लिए आ जाएगा? PROI के लिए। पक्की बात है? स्पेशल नोट बहुत फालतू हैं, मैं यहीं से बता देता हूं आपको। नॉर्थ कोरिया वाले लोगों के साथ कोई भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करने का नहीं है। पक्की बात है क्या? ठीक है। और कुछ बोल रहा था क्या इस पे? हाँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कोई कंट्री और टेरिटरीज बताई है जिसके साथ कोई भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होने वाला नहीं है। पक्की बात है? 5 ट्रांजैक्शन है जो कौन नहीं कर सकता है? PROI। पहला, चिट फंड में इन्वेस्ट नहीं करेगा, निधि कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन में इन्वेस्ट नहीं करेगा, रियल स्टेट में, और यहाँ पे रियल स्टेट का मतलब है जमीन नहीं लेगा, फार्म हाउस कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा। यही दो। कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनानी है, डैम्स बनाना है, ब्रिजेस बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकता है, भूमि नहीं खरीद सकता। भूमि यानी कि जमीन, एवरीबॉडी। और फार्म हाउस कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। TDR में ट्रेड नहीं कर सकता। और TDR मैंने आपको कल समझाया था, अपन उसको इतना डिटेल में भी ले जाते नहीं है। पक्की बात है क्या? बस ये तो स्पेशल नोट है आपका, बाकी ये सेक्शन 6 में कोई इतना दम नहीं है। क्वेश्चंस क्या करेंगे? क्वेश्चन, एवरीबॉडी। 5 मिनट में फटाफट निपटा देते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप शायद कर चुके हो। हेलो, पामटॉप है लंदन बेस्ड कंपनी है, बराबर है। अगर पामटॉप लंदन बेस्ड कंपनी यानी कि क्या हो गया ये? अबे लंदन बेस्ड कंपनी है। PRI के अंदर हमने 4 क्लॉज पढ़े हैं। पहला क्लॉज क्या है PRI का? इंडिविजुअल का। सेकंड, थर्ड और फोर्थ किसके लिए है? बॉडी कॉर्पोरेट के लिए। पक्की बात है? सेकंड वाले में कहता है कंपनी जहां इनकॉर्पोरेटेड है, इंडिया में है तो PRI, इंडिया के बाहर है तो PROI। तीसरा कहता है कोई भी ब्रांच, कोई भी ऑफिस, कोई भी एजेंसी, कोई भी ब्रांच, कोई भी ऑफिस और कोई भी, भले इंडिया के बाहर है लेकिन उसको ओन्ड और कंट्रोल कौन कर रहा है? PRI। तो वो भी क्या कहलाएगी? PRI। अरे हाँ, और इंडिया में ब्रांच ऑफिस एजेंसी तो वैसे भी क्या है? PRI। अब अगर ये लंदन बेस्ड कंपनी तो क्या हो गई? PROI। इसका बहुत सारा क्या है राजा? बोलो। बिजनेस ऑल ओवर द क्या है? वर्ल्ड। इसकी 2 ब्रांच है, एक लैपटॉप है, क्या है? एक। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। अब बेंगलुरु वाला हेडक्वार्टर ओन्ड और कंट्रोल तो इसके द्वारा हो रही होगी, लेकिन है तो बेंगलोर में, तो PRI। तो क्या हो गई? PRI। अगर इसकी एक ब्रांच कहां पे बोल रहा है? सियोल में। सियोल किधर है? साउथ कोरिया में। लेकिन इस साउथ कोरिया वाली ब्रांच को कौन कंट्रोल कर रहा है? बेंगलुरु। कौन कंट्रोल कर रहा है? PRI। क्या हो गया? PRI। बड़े जीवन में आगे। अब ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को समझाने बोल रहा है, इसको देखना ध्यान से। राम है, अरे है, ये रिसाइड कर रहा है कहां पे? इंडिया में। इंडिया में रिसाइड कर रहा है 2021 में। अब लेस देन 183 डेज बोल रहा है। क्या बोल रहा है? लेस देन।
फिर वो वापस आता है इंडिया में 1 मई 2021 को, काहे के लिए? हायर स्टडीज के लिए और काहे के लिए? बिजनेस के लिए। और 15 जुलाई तक रहता है। क्या बोल रहा है? 15 जुलाई 2022 आया था 2021 में, यानी कि 365 दिन से ज्यादा रहा। लेकिन हमको घंटा लेना देना है कि तू जब आया तो 365 दिन से, हमको पहले ही बोल दिया 20-21 में तू कितना दिन रहा है? 183। अब 21-22 में तू पूरा का पूरा 365 दिन भी इंडिया में रहे, इससे हमको लेना देना, क्योंकि तू पिछले फाइनेंशियल ईयर में लेस देन 183 डेज था। ठीक है, क्या मिस्टर राम को PROI बोलेंगे? तो बोले कतई नहीं बोलेंगे। अरे हाँ। बोले भाई क्या सिटीजनशिप रेलिवेंट है स्टेटस के लिए? बोले सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। पक्की बात है क्या दोस्तों? आओ जीवन में आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, ये वैसे अपन कर चुके हैं, ये अपन कर चुके हैं ना, याद करो। अलग अलग ट्रांजेक्शन लिखाया था, अलग अलग देखना ध्यान से। बोल रहा है कॉल बैक सर्विस के लिए आपको पेमेंट करना है, प्रोहिबिटेड है। रूल 3 रीड विद शेड्यूल 1। रमेश नागपुर का है, नेपाल में ट्रेवल कर रहा है, प्रोहिबिटेड है। रूल 3 शेड्यूल 1। आपको एक्सपोर्ट के लिए कमीशन पे करना है, रूल 3 शेड्यूल 1, प्रोहिबिटेड। आपको $10,000 का कमीशन करना है स्टेट रुपी क्रेडिट रूट से, ये अलाउड है? अलाउड है? अबे ये अलाउड है क्या? प्रोहिबिटेड है। क्या है? प्रोहिबिटेड है। फिल्म स्टार है, परफॉर्म करना चाह रहा है, CG की अप्रूवल, रूल 4 शेड्यूल 2, बरोबर है क्या? चलो, सर्जरी करवाने जाना है आपको यूके में, अरे तो ये तो कोई लिमिट ही नहीं है, प्रूफ दिखा दो मेडिकल इंस्टीट्यूट का। $30,000 आप यूके में बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हो, अरे ये तो रूल 4, सॉरी रूल 5 पार्ट ए, रूल 4 शेड्यूल, रूल 5 शेड्यूल 3 पार्ट ए, बरोबर है। $2.5 लाख तक तो लिमिट है, तो 30,000 मांग रहा है, बराबर है। ट्रांसपॉन्डर के लिए चार्ज मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रूल 4 शेड्यूल 2 CG की अप्रूवल, पक्की बात है क्या? फिर अभी देखो ये बोल रहा है कमीशन देना चाहता है, प्लॉट है, क्या है? प्लॉट है, बेंगलोर में बिचवाया है, बरोबर है। कितने का कमीशन दे रहा है? 10,000 का। अरे $25,000 तक तो हम ही अलाउ कर देते हैं, कोई RBI की अप्रूवल नहीं। ये बेटा रूल नंबर कौन सा रहेगा? 5 शेड्यूल नंबर 3 का पार्ट बी, की बात है। इंडिविजुअल के लिए अलाउड है, वो इंडिविजुअल के लिए अलाउड है। ठीक है, फालतू है उसको जाने दो, फिर जो जो नहीं किए वो वाला करके लेते हैं। अच्छा बेटा, आंसर पूरा लिखा हुआ है इसी में, कैसे लिखना है करके, बरोबर है। चलो, एक ये वाला भी बेटा हम लोग करके लिए थे। ATC है, सर्विसेज ली है टेलर की। अच्छा, कौन सी? ATC लिमिटेड है, यानी कि किसमें आएगी? पार्ट बी में। अच्छा, पार्ट बी में आएगी, तो ये इस पे तो नहीं आ रहा इंडिविजुअल के लिए। ये टेक्नीशियन को बुलाई है जर्मनी से सर्विस लेने के लिए, तो ये तो कहीं पे भी लिस्टेड नहीं है। तो ऐसा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जो ना तो शेड्यूल 1 पे है, ना तो शेड्यूल 2 में है, ना तो शेड्यूल 3 में है, ये अलाउड है। किसी की अप्रूवल नहीं लगेगी इसके लिए, पक्की बात है क्या? बढ़ो जीवन में आगे एवरीबॉडी। चलिए, इसको समझ के लिए ना, ये एक इंपॉर्टेंट है जो अपना पॉइंट कवर नहीं किया। सुरेश है, इंडिया में रह रहा है, 20-21 में रहा है। अरे हाँ, इंडिया छोड़ रहा है 15 जुलाई 2021 को, एवरीबॉडी। यानी कि 20-21 में पूरा का पूरा 365 दिन कहाँ रहा है? इंडिया में। 15 जुलाई 2021 को वो कहाँ जा रहा है? स्विट्जरलैंड। हायर स्टडीज के लिए कौन सी? बायोटेक्नोलॉजी। कितने के लिए? 2 साल। व्हाट वुड बी हिज रेसिडेंशियल स्टेटस? PRI, बरोबर है, PRI। क्योंकि ना तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, ना तो बिजनेस वोकेशन के लिए जा रहा है, ना तो अनसर्टन पीरियड है। यहाँ पे बोल दिया 2 साल के लिए जा रहा है। अरे हाँ, RBI का यहाँ पे क्लैरिफिकेशन, RBI का क्या है यहाँ पे? क्लैरिफिकेशन। RBI का मानना है आमतौर पर जब बच्चा बाहर जाता है तो साला वहीं जॉब करने लग जाता है, वापस नहीं आता। बोलता है 2 साल के लिए जा रहा हूं, लेकिन फिर वहीं बस जाता है। तो अगर बाहर पढ़ने जा रहा है तो RBI के सर्कुलर के हिसाब से PRY है। एग्जाम में आपको वही लिखना है, नीचे सर्कुलर लिखा हुआ है। और सुनना, उसको बोले $1,25,000 लगेगा, काहे के लिए? ट्यूशन फीस। और $30,000 लगेगा, काहे के लिए? रहने के लिए। तो ये तो सब पढ़ाई के लिए संबंधित हो गया। तो 2.5 लाख के तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि कोई ये पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो अप्रूवल की कोई बात ही। तो एक करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, अरे हेलो, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है जिसके लिए कोई भी अप्रूवल की जरूरत। और ये वाले को अपन रेसिडेंशियल स्टेटस का जो बात है, अपन उसको क्या मान रहे हैं? PROI। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
Usually students start working there to take care of their own stay and cost studies. Accordingly, he would be person resident outside India. पक्की बात है एवरीबॉडी। बढ़ू जीवन में आगे। बाकी पूरे आंसर लिखे हुए पीडीएफ आपको ड्राइव में अपलोड होके मिल जाएगी। ये चेन्नई वाला अपन ने कल ही कर लिया था राजा, ठीक है, तो इसको जाने देते हैं। 9th वाले की अगर बात करूं, इसको बताओ, देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ दिस लिमका ढिमका। आपको बताना है कि क्या क्या ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है क्या, देखना थोड़ा सा। मिस्टर एस है, रेसिडेंट इन इंडिया है, इंपोर्ट कर रहा है मशीनरी फ्रॉम अ वेंडर इन यूके, बराबर है, फॉर इंस्टॉलिंग इन हिज फैक्ट्री। करंट है क्योंकि असेट तो वहां बन नहीं रही है। इंडियन रेसिडेंट है, मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम अ वेंडर इन यूएस फॉर इंस्टॉलिंग इन हिज फैक्ट्री ऑन अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 months, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। इंडियन रेसिडेंट ट्रांसफर कर रहा है $1000 1000 टू उस एनआरआई ब्रदर गिफ्ट के तौर पे, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो तीनों के तीनों ट्रांजेक्शन क्या है, करंट। एग्जाम में लिखना भी कैसे, वो भी वहां पे लिखा हुआ है, बराबर है क्या। डेफिनेशन देना है, जीवन में आगे बढ़ना है। ये तो चलो अपने को पता है, चेयर वेयर क्रिएट करनी है तो अपने को आता ही है। हम्म 13 वाला रेगुलेशन नंबर अपना 3 याद आ रहा है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का रेगुलेशन नंबर 3। तो ट्रांजेक्शन के लिए कभी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती, एक तो एमोर्टाइजेशन के लिए और डेप्रीसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, बरोबर है क्या। तो वो क्लियर है, दो ही ट्रांजेक्शन है। एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी तो अपन कर चुके हैं, राम वाला कल ही कर लिए थे, राम वाला भी। तो थैंक यू, पेवा डन एंड डस्टेड, बाय बाय।